नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग के इस YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने मॉर्निंग डोज की इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाली क्लास के साथ में, जहां से आप 100% कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज जरूर सीख के जाएंगे यहां से। और आज का जो टॉपिक जो हमारा बच्चों मॉर्निंग डोज की जो क्लास में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही शानदार एमसीक्यूज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और उस एक एमसीक्यू सहारे उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। और वो जो एमसीक्यू है वो सारी एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग आपने पढ़ लिया होगा अपने बोर्ड के ऊपर कि किस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू होने वाला है। और ये ऐसा एमसीक्यू है जो किसी भी किताब में पाया जाता नहीं है। टीएनसी नर्सिंग का खुद का बनाया हुआ एमसीक्यू है, जिसके लिए टीएनसी नर्सिंग जो है वो पहचानी जाती है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सवाल की तरफ पढ़ते हैं। और सवाल पढ़ने से पहले एट्रोपिन सल्फेट का ये एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के सामने सवाल पढ़िए, जबरदस्त सवाल है। और सवाल ये बच्चों, ए पेशेंट विद ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, कि एक पेशेंट है जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, आपकी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग और एट्रोपिन का आखिरकार संबंध है क्या। इस चीज में, इस क्लास में, इस एमसीक्यू के साथ में हम ये चीज पढ़ेंगे कि आखिरकार कैसे एट्रोपिन सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है organophosphoras poisoning में। A patient with organophosphoras poisoning comes to the emergency department of एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर का इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट है, वो organophosphoras poisoning के साथ में आता है and started to receive एट्रोपिन सल्फेट, कि एट्रोपिन सल्फेट वो स्टार्ट कर चुका है रिसीव करना एज ए लाइफ सेविंग ड्रग, कि organophosphoras वाला पेशेंट है, लाइफ सेविंग ड्रग एट्रोपिन सल्फेट होती है, पेशेंट को मिलनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर हाउ डू यू नो दैट एट्रोपिन सल्फेट इज इफेक्टिव, सेलेक्ट ऑल द अबव। टिपिकल एनक्लेक्स पैटर्न का सवाल है जो आखिरकार नॉर्थ एग्जाम में भी पूछा जाने लगा है, जिसमें सेलेक्ट ऑल द अबव के ऑप्शन आते हैं। आपको उनमें से जो ऑप्शन आपको सही लगते हैं आप उसको चूज करते हैं और अपने सपनों के एम्स को पाते हैं उस सवाल के सहारे। इसमें भी यही है कि एट्रोपिन सल्फेट मिल रही है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या पता कि एट्रोपिन सल्फेट जो है वो अपना काम कर चुकी है या अपना काम करना शुरू कर चुकी है, ये चीज आपको पहचाननी है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस वाले पॉइजनिंग में एट्रोपिन देने के बाद में ये चेंजेस आते हैं। तो कौन से चेंजेस हैं जो आपको सही लग रहे हैं कि एट्रोपिन अपना काम कर रही है। पहला ऑप्शन ये बच्चों कि डायलेटेड प्यूपिल्स उस पेशेंट में आपको देखने को मिल चुकी है। इसके बाद में क्या बच्चों, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी रेट जो है उस पेशेंट की वो 24 है, ड्राई माउथ है उस पेशेंट का। ऑप्शन डी है कि हार्ट रेट जो है वो मोर देन 80 है उस पेशेंट की। ऑप्शन ई है बच्चों की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो मोर देन 80 mm ऑफ Hg है। और ऑप्शन एफ ये बच्चों कि ब्रोंकोवेसिकुलर लंग साउंड अब उस पेशेंट के अंदर आपको सुन रही है। आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6 ऑप्शन है और आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है या कौन कौन से ऑप्शन है वो इस सवाल के लिए फिट बैठते हैं। तो इस सवाल का मतलब ये बच्चों, आखिरकार समरी इस सवाल की ये है, ये पूछना चाहता है कि बच्चों एट्रोपिनाइजेशन, देखिए अगर किसी पेशेंट में ऑर्गेनोफॉस्फोरस वाले पेशेंट को हम एट्रोपिन सल्फेट दे रहे हैं तो वहां उस चीज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों एट्रोपिनाइजेशन। यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट का किसी ने पॉइजन ले लिया, अब हम उसमें एट्रोपिन उसको दे रहे हैं, लोडिंग और मेंटेनेंस 2 डोज दी जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रोपिनाइजेशन। क्या बोलते हैं, एट्रोपिनाइजेशन। तो अब अगर अगली बार आपको कोई आपके सामने नाम आए कि एट्रोपिनाइजेशन क्या होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यानी ऑर्गेनोफॉस्फोरस वाले पॉइजनिंग में पेशेंट को एट्रोपिन दिया जा रहा है या किसी भी दूसरी कंडीशन में एट्रोपिन जो है वो एक एज ए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एट्रोपिन सल्फेट उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एट्रोपिनाइजेशन बोलते हैं। अब सवाल में पूछा कि एट्रोपिनाइजेशन का एंड पॉइंट क्या होता है। एंड पॉइंट का मतलब क्या बच्चों कि ऐसे कौन से पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे उस पेशेंट में, ऐसे कौन से साइन आपको उस पेशेंट में देखने को मिलेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि एट्रोपिनाइजेशन कंप्लीटली हो चुका है और अब हमें ये ट्रीटमेंट रोक देना चाहिए। यानी पेशेंट जो है
वो रिवाइव हो चुका है, रिजोल्व उसकी चीजें हो चुकी हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे एट्रोपिन सल्फेट के बारे में। एट्रोपिन सल्फेट जो है बच्चों, एट्रोपिन सल्फेट जो होगी बच्चों, एट्रोपिन सल्फेट, कई कई जगह एफ लिखा आता है, कई कई जगह पी आता है, तो वो दोनों ही चीजें सेम है। अब देखिए एट्रोपिन सल्फेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि एट्रोपिन सल्फेट जो है वो क्या है बच्चों, एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। क्या है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का क्या मतलब हुआ, ऐसी दवाई जो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को एंटी करती है या उसका एंटागोनिस्ट होती है। और कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चों, कोलिनर्जिक सिस्टम का मतलब हुआ है कि ये कौन सा सिस्टम होता है बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो कौन सा होता है आपका, एसिटाइल कोलिन होता है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम को कंडक्ट करवाता है, और या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, या इसको क्या बोल सकते हैं, एक होती है या बोल सकते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, ये दवाई कौन सी बच्चों, एंटी मस्केरिनिक ड्रग है। एंटी मस्केरिनिक ड्रग का मतलब क्या हुआ कि बच्चों अगर आपने फार्मेकोलॉजी के कंप्लीट लेक्चर अगर टीएनसी नर्सिंग एप्लीकेशन में नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, वहां पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मेरा पूरा गहनता के साथ पढ़ाया गया। तो एंटी मस्केरिनिक ड्रग क्यों बोलते हैं, क्योंकि मस्केरिनिक रिसेप्टर जो होते हैं यानी एम रिसेप्टर जो 5 टाइप के होते हैं, उन एम रिसेप्टर के अगेंस्ट में जाके काम करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी मस्केरिनिक ड्रग बोलते हैं। अब एंटी मस्केरिनिक ड्रग जो आपकी है, अब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, तो आप जरा दिमाग लगाइए कि ये जो दवाई है आखिरकार काम करेगी क्या। एंटी कोलिनर्जिक है, इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके विपरीत ये दवाई पूरी तरीके से काम करेगी। ये एक बेसलाइन हमें तैयार करनी थी। अब यहाँ पे देखिए एट्रोपिन का जो नेचुरल जो सोर्स जो होता है बच्चों, नेचुरल सोर्स जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों, एट्रोपा बेलेडोना। ये क्या है इसका, ये इसका नेचुरल सोर्स होता है, या फिर एक सोर्स और बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, धतूरा बोलते हैं। ये इसका नेचुरल सोर्स है। एट्रोपिन सल्फेट जो है बच्चों वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। नेचुरल की बात अगर करें, नेचुरल जो होता है, नेचुरल एट्रोपिन जो होता है उसको एट्रोपिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एट्रोपिन बोलते हैं। और सेमी सिंथेटिक जो होता है, एक होता है सेमी सिंथेटिक की अगर बात करें तो एक होम एट्रोपिन होता है। क्या होता है बच्चों, होम एट्रोपिन होता है। एक बच्चों आपने इप्राट्रोपियम का नाम सुना होगा, इप्राट्रोपियम का आपने नाम सुना होगा, टियोट्रोपियम का नाम आपने सुना होगा, इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम इनका नाम आपने सुना होगा। एट्रोपा नाइट्रेट का नाम आपने सुना होगा, एट्रोपा नाइट्रेट का आपने नाम सुना होगा। ये जो दवाइयां हैं बच्चों ये कौन सी आपकी, ये सेमी सिंथेटिक के अंदर आपकी। एट्रोपिन सल्फेट में सिंथेटिक जो फॉर्म होती है बच्चों, सिंथेटिक फॉर्म जो होगी उसके अंदर एट्रोपिन में क्या आता है बच्चों, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड और ग्लाइकोपाइरोलेट। ये चीज याद रखना, ग्लाइकोपाइरोलेट, ये जो दोनों दवाइयां हैं। अब एक चीज याद रखेंगे बच्चों कि एट्रोपिन जो है एक नेचुरल एल्कोलॉइड है, और ग्लाइकोपाइरोलेट जो है उसका एट्रोपिन का ही सिंथेटिक रूप है। यानी कि दोनों चीजों में बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी। और सिंथेटिक है इसका मतलब थोड़ा सा एडवांस भी जरूर होगा, पर एडवांस जो होता है वो बोलते हैं कि बेटा कभी बाप को मात नहीं दे सकता। तो वही चीज है कि कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी जहां पे एट्रोपिन सल्फेट है वो ही अपना इफेक्ट आपको बना के देगा। चलिए ये बात है कि सेमी सिंथेटिक इसका ये फॉर्म जो इसकी होती है। अब जो हम देखेंगे बच्चों, हम हमारे सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल की तरफ जाने का मकसद क्या है कि हम ये देखेंगे कि हमारे
क्लिनिकल यूज के हिसाब से, नॉर्सेट के हिसाब से आखिरकार एट्रोपिन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो एट्रोपिन हमें मोस्टली अपने नर्सिंग फील्ड में जो पढ़ते हैं वो कहां कहां आपको देखने मिलती है बच्चों। एक आपको देखने मिलती है एट्रोपिन जो है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है बच्चों, किसके लिए, सिंपल ब्रेडिकार्डिया के लिए, सिंपल ब्रेडिकार्डिया के लिए, ब्रेडिकार्डिया के लिए, सिंपल ब्रेडिकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो क्या होती है आपकी एट्रोपिन सल्फेट होती है। इसके अलावा बच्चों ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोफॉस्फोरस या फॉस्फेट बोल सकते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है आपकी वो आपकी एट्रोपिन सल्फेट होती है। और इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा ये यूज की जाती है एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन, प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बता देता हूं, मैंने बात की थी आपको कि एक होता है ग्लाइकोपाइरोलेट, एक होती है एट्रोपिन सल्फेट। अब देखिए बच्चों, एट्रोपिन सल्फेट जो होता है बच्चों, एट्रोपिन सल्फेट जो होता है वो क्या करता है बच्चों, प्लेसेंटा और ब्लड ब्रेन बैरियर दोनों चीजों को क्या करता है, क्रॉस करता है। क्रॉस करता है बच्चों, क्रॉस करता है किसमें, किसमें, आपको प्लेसेंटा को भी क्रॉस करता है, प्लेसेंटा को भी क्रॉस करता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्या करता है, क्रॉस करता है, क्रॉस करता है। तो एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन आपको जो पर्पज जो होता है एट्रोपिन सल्फेट यूज करने का, वो पर्पज सिर्फ इतना सा होता है कि ये क्या करती है, एंटी सिक्रेटरी एक्शन आपको बना के देती है, यानी कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जीआई ट्रैक्ट के सिक्रेशन जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट काम में लेते थे, क्योंकि वो एंटी सिक्रेटरी एक्शन करता है। पर ये देखा गया कि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी कॉज करती है और ये तो एक नुकसान कर रहा था कि जाके सीनस के साइड इफेक्ट फालतू में दे रही थी। इसलिए क्या हुआ बच्चों, बाद में सिंथेटिक ड्रग का निर्माण हुआ और वो कौन सी थी आपकी, ग्लाइकोपाइरोलेट, ग्लाइकोपाइरोलेट। और ग्लाइकोपाइरोलेट जो है वो सारे काम कर रही थी इसके, और एक इसका फायदा ये क्या हुआ बच्चों कि ये जो है डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती नहीं है। इसलिए क्या करते हैं बच्चों, आजकल एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन ग्लाइकोपाइरोलेट को प्रीफर किया जाता है एट्रोपिन सल्फेट से ज्यादा। अब हम आगे बात करते हैं। हमने ये बोला कि एट्रोपिन सल्फेट जो थी बच्चों, एट्रोपिन सल्फेट जो थी वो क्या थी, वो आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग थी, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग थी, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग ये थी। और एंटी कोलिनर्जिक के साथ में हमने एंटी मस्केरिनिक ड्रग भी इसको बोला, एंटी मस्केरिनिक ड्रग भी हमने इसको बोला था। अब हमने ये बात बोला, अब एंटी कोलिनर्जिक है तो इसका एक्शंस क्या आएंगे, आप सोचिए जरा, दिमाग लगाइए कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का अपनी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या था और एंटी कोलिनर्जिक अगर है तो क्या इफेक्ट आएगा। तो अब देखिए हम पूरे सिस्टमेटिक बात करेंगे। अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे बच्चों, वो हम क्या बात करेंगे, वो हम बात करेंगे आई के बारे में, आई के बारे में। तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट, सेक्स एंड फोर्निकेशन वाली कंडीशन आपकी होती है, यानी खाओ पियो और मजे करो, वो कंडीशन आपकी कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम आपको देता है। ये एंटी कोलिनर्जिक है। और कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में जब आप कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आई के साथ में, प्यूपिल के साथ में क्या होता है, मियोसिस आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग अगर एट्रोपिन देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको बच्चों मिड्रियासिस आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मिड्रियासिस आपको देखने को मिलेगा। अब मिड्रियासिस आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ में और क्या होता है बच्चों, एट्रोपिन जो है आईओपी को क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करती है। इसलिए अब यहाँ पे नर्सिंग कंसिडरेशन दो आपको याद रखनी है। पहली ये याद रखनी है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है या कॉशियसली यूज करते हैं किसमें, ग्लूकोमा के अंदर, ग्लूकोमा के अंदर। दूसरी चीज ये क्या करनी है बच्चों, ये जो है आपके सीनस को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, इफेक्ट डालते हैं और वहां पे ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशन, ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने मिलती है। इस पेशेंट का क्या करना है, आई के साथ में सेफ्टी प्रिकॉशंस इसको देने हैं। इसको क्या करना है बच्चों, इसमें ब्लर विजन आपको देखने को मिलेगा। तो पेशेंट को क्या करना है, गोगल्स आपको पेशेंट को देने हैं, गोगल्स देने हैं और पेशेंट को क्या करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस,
सेफ्टी प्रिकॉशंस उस पेशेंट में आपको लागू करने हैं। आई के साथ में ये देखने को मिलेगा, इसके साथ में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, एंटी सिक्रेटरी एक्शन करता है तो लेक्रिमेशन कम होगा या क्या होगा, तो ड्राई आई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ड्राई आई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहली बात ये होगी। इसके बाद में क्या होगा बच्चों, इसके बाद में जीआई ट्रैक्ट के साथ में क्या होगा वो चीज देखिए। जीआई ट्रैक्ट में क्या होगा बच्चों, जीआई ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और जीआई ट्रैक्ट में क्या होगा, जीआई ट्रैक्ट में ये होगा कि बच्चों ये सेलाइवेशन जो है, सेलाइवेशन जो है उसको क्या करेगी, सुखा देगी, डिक्रीज कर देगी। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होते हैं बच्चों वो क्या हो जाएंगे, देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। और डाइजेस्ट क्या होता है, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होते हैं और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो क्या होगा, वो ब्लॉक होगा। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन क्या करता है, पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। मैन जो हम चीजें देखेंगे वो क्या देखेंगे बच्चों, सेलाइवेशन वाली चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करती है बच्चों, रेस्पिरेटरी में ये बच्चों ब्रोंको डायलेशन करवाएगी, एक ब्रोंको डायलेशन करवाएगी, ब्रोंकोरिया जो होता है उसको रिजोल्व करेगी। यानी कि या फिर एक हम बेसिक सी बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिक्रेशन जो है उनको क्या करेगी, कम करेगी। क्या करेगी बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सिक्रेशंस हैं वो यहाँ पे आपको कम देखने को मिलते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के साथ में क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के साथ में क्या इफेक्ट देखने मिलेगा, आखिर ये क्यों सिंपल ब्रेडिकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है। ये क्या करेगी बच्चों, ये दवाई क्या करेगी बच्चों, एसिटाइल कोलिन जो होता है, एसिटाइल कोलिन जो है उसका क्या करेगी बच्चों, उसको ब्लॉक करेगी। ये कहां करेगी, ब्लॉक करेगी। और कहां करेगी, SA और AV नोड के ऊपर एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करेगी, जिससे क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको कंडक्शन जो है, कंडक्शन फोर्स ऑफ कंडक्शन और वेलोसिटी जो है आपकी, यहाँ आपकी क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पेशेंट में टेकीकार्डिया होता है। एज ए साइड इफेक्ट टेकीकार्डिया होता है, बट हमें यहाँ पे सिंपल ब्रेडिकार्डिया को क्या करना है, ट्रीट करना है। तो यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज होती है हार्ट रेट, यहाँ पे इंक्रीज होती है। इसके अलावा बच्चों आपको पाल्पिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पाल्पिटेशन किस चीज की वजह से देखने को मिलता है आपको, किस चीज की वजह से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो रही है। इसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैंने बता दी बच्चों। स्किन के साथ में क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा और आपकी स्वेटिंग जो है उसकी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है स्वेटिंग। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, यूरिनरी सिस्टम में ये दवाई जाके क्या करेगी। देखिए बच्चों हम जो है वो कंप्लीट फार्मा नहीं पढ़ रहे, हम इस एमसीक्यू की आज की जो क्लास में एट्रोपिन के बारे में पढ़ रहे हैं। और एट्रोपिन के बारे में भी मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जब होती है पेशेंट में तो क्या सिम्टम आते हैं, वो चीज आपको रिजोल्व होना जरूरी है। इसलिए मतलब यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा बच्चों, यूरिन का रिटेंशन होगा। एट्रोपिन यूरिन रिटेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और रिटेंशन जब होगा यूरिन का तो पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को ये बोलना है कि अगर पॉसिबल है तो पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट देने से पहले वॉइडिंग करवा दीजिए। क्या उसको बोले कि यूरिनेशन आप पहले कर लीजिए। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है किसमें, यूरिनरी रिटेंशन जिस पेशेंट में होता है प्लस उसमें बीपीएच होता है। यूरिनरी रिटेंशन प्लस बीपीएच जिस पेशेंट में होता है उसमें क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। या फिर उसको कॉशियसली ध्यान में रखना है, 40 साल से ज्यादा का जो आदमी है और उसमें यूरिन रिटेंशन प्लस बीपीएच होता है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि 100% क्या होता है यहाँ पे यूरिन रिटेंशन ये करवाएगी। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला, इसके अलावा बच्चों क्या होगा, नर्सिंग कंसीडरेशन यहाँ पे क्या करना कि स्ट्रिक्टली यूरिन इनपुट और आउटपुट को मॉनिटर करना। इनटेक और आउटपुट जो है उसको मॉनिटर करना है। और मॉनिटर क्यों करना है, इस चीज की वजह से करना है क्योंकि यूरिनरी रिटेंशन यहाँ पे देखने मिलेगा। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि रिटेंशन आखिरकार हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली जब आप देंगे एट्रोपिन सल्फेट तो ये चीजें आपके साथ में होंगी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, अब यहाँ पे हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। और सवाल हमारा ये था कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में आखिरकार होता क्या है।
ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, मस्केरिनिक रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होता है एसिटाइल कोलिन की वजह से ही सारी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग यहाँ पे देखने को मिली। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होता है ऑर्गेनो, देखिए ये एक टाइप के कोलिनर्जिक ड्रग में ही आती है जो नॉन क्लिनिकल यूज इसके होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होता है या ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो होता है ये बच्चों मोस्टली एक होता है बच्चों एग्रीकल्चर यूज के लिए, एग्रीकल्चर यूज के लिए, और एग्रीकल्चर यूज वाला जो है ये सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा लीथल जो होता है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर यूज का होता है। एक होता है बच्चों एनिमल इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज करते हैं, एनिमल इंसेक्टिसाइड के लिए यूज करते हैं, और एक जो बच्चों होता है वो होम यूज के लिए होता है। इन तीनों ऑर्गेनोफॉस्फोरस में सबसे डेंजर या लीथल जो होता है वो कौन सा होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में जो यूज होता है वो होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग सुसाइड करने के लिए या कुछ लोग एक्सीडेंटली ऑर्गेनोफॉस्फोरस का सेवन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जब ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग जिस पेशेंट में होगी तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि वो जो पेशेंट है उसके साथ में क्या होगा, पेशेंट ड्राउजी हो जाएगा, डल हो जाएगा, सीएनएस बिल्कुल काम करने लग जाएगा। सीएनएस के ऊपर क्या इफेक्ट है ये देखिए, सीएनएस के ऊपर जब पेशेंट है वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग ले लेगा तो क्या इफेक्ट आएगा, पेशेंट में सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में अगली स्टेप में क्या, अगली स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस हो जाता है, और ये सीएनएस के ऊपर इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये किसमें है, आपके किसके अंदर देखने को मिलेगा, जब ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग होगी। उसके बाद में बच्चों आइज के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, मियोसिस देखने को मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग मियोसिस इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। मियोसिस देखने को मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं, पिन पॉइंट प्यूपिल इसमें देखने को मिलती है, मियोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेक्रीमेशन आपको देखने को मिलेगा। लेक्रीमेशन यानी पेशेंट जो है उसका जो है टीयर्स जो है वो ज्यादा फॉर्मेशन यहाँ पे होंगे। अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों, जीआई ट्रैक्ट में उस पेशेंट के साथ में क्या होगा, जीआई ट्रैक्ट में उस पेशेंट के साथ में क्या होगा, अगर कोलिनर्जिक इफेक्ट उसमें आएंगे तो बच्चों एक्सेसिव सेलाइवा बनेगी, एक्सेसिव सेलाइवा बनेगी, और एक्सेसिव सेलाइवा ये जो बन रही है यही क्या करेगी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंटर करेगी, और सीएनएस की वजह से जो रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस जो हो रहा था या डिस्ट्रेस जो हो रहा उसको और कंट्रीब्यूट करेगी एस्पिरेट करके, एक्सेसिव सेलाइवा बनेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, स्टोमक डिस्कम्फर्ट यहाँ पे इस पेशेंट को होगा, और सीवियर एब्डोमिनल पेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या, सीवियर एब्डोमिनल पेन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इसके साथ में फीकल इनकॉन्टिनेंस आपको देखने मिलेगा। क्या, फीकल इनकॉन्टिनेंस इस पेशेंट के साथ में देखने मिलेगा। देखिए मैं एक चीज बता दूं, हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एट्रोपिन सल्फेट के बारे में। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में मैनेजमेंट पूरा क्या करते हैं वो हम इस चीज में नहीं पढ़ रहे। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की एक अलग से क्लास ले ली जाएगी। ये एट्रोपिन का इफेक्ट बताने के लिए मैं सारी चीज बता रहा हूँ। फीकल और इनकॉन्टिनेंस उस पेशेंट में होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा, रेस्पिरेटरी में क्या होगा बच्चों, अब नॉर्मल लंग साउंड आपको देखने को मिलेगी। अब नॉर्मल लंग साउंड आपको देखने को मिलेगी। और ये लंग साउंड क्यों देखने को मिल रही है अब नॉर्मल, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस बहुत ज्यादा हो गया, एयर है वो नेरो हो चुका है, वहां आपको स्ट्रेटरी टाइप की लंग साउंड आपको देखने मिलेगी। अब नॉर्मल लंग साउंड आपको देखने को मिलेगी। वहां पे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ब्रोंकोस्पाज्म आपको देखने को मिलेगा। ब्रोंकोस्पाज्म, सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म आपको वहां पे देखने को मिलेगा। एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशंस वहां पे होंगे, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशंस वहां पे होंगे। इन चीजों की वजह से तो मरता है पेशेंट, क्या, इन चीजों की वजह से ही मरता है। सीवियर ब्रेडिकार्डिया इस पेशेंट में देखने को मिलता है। ये रेस्पिरेटरी का होगा बच्चों, और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इसमें ब्रेडीपीनिया में ये पेशेंट देखने को मिलेगा। ब्रेडीपीनिया इस पेशेंट में इनिशियली टेकीपीनिया इसमें होता है, पर एक टाइम आएगा जब सारी चीजें, अब जब आपके ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का पीक पॉइंट होगा वहां जाके सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों, सीवियर ब्रेडिकार्डिया इसमें होगा। सीवियर ब्रेडिकार्डिया इस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा।
और क्या होगा बच्चों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा बच्चों, वो आपका डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ये चीज देखने को मिलेगी। यूरिनरी कंडीशन में क्या आप देखने को मिलेगा कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस आपको देखने को मिलेगा, यूरिन इनकॉन्टिनेंस आपको देखने को मिलेगा। अब आपको पता चल गया कि ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस वाला पॉइजनिंग है, पेशेंट में हो चुकी है, पेशेंट जस्ट मरने वाला है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये कोलिनर्जिक पॉइजनिंग उस पेशेंट में हुई है, तो हम क्या करते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स यहाँ पे देते हैं, कोलिनर्जिक पॉइजनिंग को रिवाइव करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। और ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है आपकी, ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे मैंने बता दिया एट्रोपिन होगी। और एट्रोपिन को कैसे देते हैं बच्चों, जैसे ही ऑर्गेनोफॉस्फोरस वाला पॉइजनिंग का पेशेंट आएगा, सबसे पहले लोडिंग डोज आप उस पेशेंट में देते हैं। और लोडिंग डोज कितनी देते हैं बच्चों, 3 to 5 mg लोडिंग डोज देते हैं। कितनी देर में, 10 मिनट के अंदर अंदर, यानी 3 to 5 mg एट्रोपिन सल्फेट विद इन 10 मिनट के अंदर देते हैं। इसके बाद में मेंटेनेंस डोज आप देते हैं, और मेंटेनेंस डोज जो होता है वो होता है बच्चों 1 mg पर केजी के हिसाब से मेंटेनेंस डोज उस पेशेंट के अंदर चलाया जाता है। इस पूरी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एट्रोपिनाइजेशन। इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, एट्रोपिनाइजेशन, एट्रोपिनाइजेशन इसको ही बोलते हैं। और एट्रोपिनाइजेशन, अब हमें क्या पता चलेगा कि इस पेशेंट में एट्रोपिनाइजेशन हो चुका है, आपको कैसे पता चलेगा, तो एट्रोपिनाइजेशन हो चुका है इसका कैसे पता चलेगा, एंड पॉइंट क्या क्या आएंगे बच्चों, एंड पॉइंट क्या क्या आएंगे, एंड पॉइंट क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको, एंड पॉइंट ऑफ एट्रोपिनाइजेशन, एट्रोपिनाइजेशन। और इस एंड पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, कि आपका सीएनएस जो है, सीएनएस में रेस्पिरेटरी जो पैरालिसिस और डिस्ट्रेस जो है वो अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करने लगेगा। पेशेंट जो है वो अब क्या होगा, थोड़ा कॉन्शियस होना स्टार्ट कर देगा। आइज के साथ में क्या देखने को मिले बच्चों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट साइन आपको एट्रोपिनाइजेशन का क्या होता है, मिड्रियासिस आपको देखना, क्या देखना, मिड्रियासिस उस पेशेंट में होना चाहिए। तो आई में क्या है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट साइन क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट साइन आपको आइज में क्या देखना है, वो देखना है आपको मिड्रियासिस आपको देखना है। क्या देखना है बच्चों, मिड्रियासिस आपको देखना है। इसके बाद में क्या होगा आई में, अब बच्चों आइज के साथ में होगा पेशेंट के जो लेक्रीमेशन जो हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। जीआई सिस्टम के साथ में क्या होगा, वहां पे आपका जीआई सिस्टम के साथ में क्या होगा बच्चों, ड्राई हो जाएगी सेलाइवेशन, ड्राई सेलाइवेशन, पेन जो है पेशेंट का वो कम हो जाएगा। फीकल इनकॉन्टिनेंस जो हो रहा था वो क्या होगा, फीकल रिटेंशन हो जाएगा, या कॉन्स्टिपेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लंग्स के साथ में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, लंग्स के साथ में आपको ब्रोंको वेसिकुलर साउंड अब आपको सुनने को मिलेगी, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। और ब्रोंको वेसिकुलर साउंड कौन सी होती है, किसको बोलते हैं, नॉर्मल लंग साउंड को ही ब्रोंको वेसिकुलर साउंड बोलते हैं। यानी क्या है, ये नॉर्मल लंग साउंड आपकी यहाँ पे आ जाती है पेशेंट के अंदर। और उसके बाद में क्या होता है, आपका ब्रोंको डायलेशन आपको देखने को मिलता है। सिक्रेशन जो एक्सेसिव हो रहे थे वो सिक्रेशन आपको कम देखने को मिलते हैं। हार्ट रेट जो है HR, यानी हार्ट रेट जो है, हरियाणा मत समझ लेना, हार्ट रेट जो है मोर देन 80 बीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट चीज आपको कैसे पता चलेगा कि एट्रोपिनाइजेशन जो दिया था वो बीपी को उसने मैनेज किया या नहीं किया। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है बच्चों वो कितना होना चाहिए, मोर देन 80, दोनों 80 होते हैं, मोर देन 80 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उस पेशेंट में होना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट जो थी वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, यानी 12 से 20 जो है वो रेस्पिरेटरी रेट्स उस पेशेंट के अंदर
ओके, सो ड्राई माउथ आपको, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। रेस्पिरेटरी चीजें आपकी हो चुकी है। यूरिन का जो रिटेंशन हो रहा था, अब यूरिन का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे यूरिन का रिटेंशन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे सवाल में क्या था, एट्रोपिन अब हमने दे दिया इतना, तो इस एट्रोपिन के साथ में क्या देखने को मिलेगा बच्चों। अब हाँ, एक चीज और बता दो, एट्रोपिन जो है वो हम देते कैसे बच्चों, फार्मेकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो फार्मेकोकाइनेटिक में क्या देखने को मिला, एट्रोपिन जो है वो बच्चों हम एट्रोपिन को दे सकते हैं। देखिए मोस्ट सुटेबल और प्रीफरेबल रूट जो होता है वो इंट्रावेनस रूट ही होता है। इसके बाद में आप क्या दे सकते हैं बच्चों, इसके बाद में आप इंट्रामस्कुलर रूट होता है, सबसे पहला रूट ऑफ चॉइस इंट्रावेनस रूट, उसके बाद में इंट्रामस्कुलर देते हैं। ओरल से उसका अब्जॉर्प्शन इतना अच्छा होता नहीं है। पेशेंट को क्या करना बच्चों, दवाई जो है वो एम्प्टी स्टोमक नहीं लेनी है। मोस्टली कई चीजें देखते हैं कि एम्प्टी स्टोमक लेनी है, इसको एम्प्टी स्टोमक दवाई को हमें नहीं लेनी है पेशेंट के अंदर। ये जो पेशेंट है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इस पेशेंट की प्लाज्मा बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी होती है, या प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग यानी पीपीबी कितना होता है बच्चों, ये लगभग 14 से 21% या कुछ जगह एक बार एग्जैक्ट लिखा होता है 18%, यानी ये लगभग 20% के आसपास इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। और जनरल फार्मा में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया कि जिस ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी जितनी कम होगी उसका क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतना ही कम होगा, क्योंकि जितनी देर तक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में ड्रग जो है वो बाइंड रहेगी उतना ही ब्लड के अंदर उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा, उतनी देर के लिए वो वहां पे रिटेन करेगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इस ड्रग का कम ही होता है। नॉर्मली जो डोज जो होती है एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन कितना देते हैं बच्चों, 0.6 mg हमें उस पेशेंट के अंदर देते हैं, और मैक्सिमम जो होती है, मैक्सिमम हम बच्चों 3 mg यहाँ पे नॉर्मल एडल्ट को दे सकते हैं डोज। अब यहाँ पे एट्रोपिन सल्फेट जो है उसके साइड इफेक्ट क्या आ सकते हैं, आप खुद सोचिए जरा, या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ पे पेशेंट के साथ में क्या आ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, उस पेशेंट में बच्चों कहाँ पे होगा, ग्लूकोमा वाले पेशेंट में क्या होता है, ये ग्लूकोमा वाले पेशेंट में क्या करना आपको, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। हाइपर सेंसिटिविटी में पेशेंट क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी वाले पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट के अंदर ये क्या होगा आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होगा आपका पेशेंट, बच्चों आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक मैंने आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन और बताया था कि जिस पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है, यूरिन रिटेंशन वाला जो पेशेंट है उसके अंदर क्या करना आपको, ये आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा। स्पेशली अगर वो बीपीएच का पेशेंट है तो वहां पे आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन मोस्टली देखने को मिलेगा। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो बहुत ही नॉर्मल साइड इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे बच्चों। सवाल एग्जाम में जो क्या पूछे जाते हैं साइड इफेक्ट, जहां आपने आपको पहचानी है, फीवर वाले पेशेंट में आपको फीवर भी लगभग देखने को मिल सकती है, या फीवर वाले पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है। स्किन जो है वो बच्चों ड्राई रहती है, स्किन ड्राई हो जाएगी। ड्राई माउथ की पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा, क्या करेगा, ड्राई माउथ की जो है वो पेशेंट कंप्लेन करता है यहाँ पे। इसके अलावा बच्चों क्या होगा आपका पेशेंट जो है जीआई डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सीएनएस में पेशेंट क्या करेगा बच्चों, ड्राउजीनेस उस पेशेंट में होती है, डिसओरिएंटेशन उस पेशेंट में होती है, हेडेक उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ये कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो मेनली मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोमा वाला जो पेशेंट है उसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के उस पेशेंट को देना है, और पाइलोरिक स्टेनोसिस, यूरिन रिटेंशन, ये जो सारी चीजें यहाँ पे आपको क्या करना, इस पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नॉर्मली ये होते हैं। अब हम अपने सवाल की तरफ देखते हैं बच्चों। एक बार हमने लगभग कोशिश की कि एट्रोपिन सल्फेट के बारे में थोड़ा सा हमें पता चले, हमें पढ़ना चाहिए, वो चीजें हमने देखी। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल जो था हमारा बच्चों वो क्या था, सवाल जो है अपना बच्चों, ये अपना सवाल था। और अब जो है उत्तर आप खुद बताएंगे सवाल का, क्योंकि आपने एट्रोपिनाइजेशन, एट्रोपिन सल्फेट, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है। अब देखिए
और देखिए ये जो दवाई है एट्रोपिन सल्फेट जो एक मोस्ट पोटेंट साइक्लोप्लेजिक ड्रग भी होती है। क्या? साइक्लोप्लेजिक ड्रग होती है जो रिफ्रैक्टरी इरेजोल वाले पेशेंट है उनमें यूज की जाती है। और पेशेंट को और कहां यूज की जाती है? ये आपके यूज की जाती है आपके आई एग्जामिनेशन, ओक्यूलर एग्जामिनेशन या जो आई का एग्जामिनेशन है वहां पे ये यूज की जाती है। पेशेंट में हमारा सवाल क्या था कि पेशेंट जो है इमरजेंसी एम्स जोधपुर के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया था ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के साथ में, तो उस पेशेंट को दिया गया एट्रोपिन सल्फेट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एट्रोपिन सल्फेट जो है वो इफेक्टिव है या नहीं है? तो अब मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं बच्चों, क्या एट्रोपिन सल्फेट देंगे हम तो पेशेंट में डायलेटेड पिपल्स देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी? तो आप बोलोगे सर देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल 100% सही है, एकदम 100% सही ऑप्शन है। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 24 उस पेशेंट में है, एट्रोपिनाइजेशन दे दिया, तो ये भी ऑप्शन सही है। क्योंकि हो सकता शुरुआत की स्टेज में क्या होगा, पेशेंट में अचानक से ब्रोंको डायलेशन देखने को मिलेगा, अचानक से रेस्पिरेटरी सिक्रेशन रुकेंगे, तो पेशेंट जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा और थोड़ा सा उसके अंदर टेके पीना उस पेशेंट में देखने को मिल सकता है। रेस्पिरेटरी रेट 24 जो होते हैं वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्या उस पेशेंट में ड्राई माउथ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ड्राई माउथ इस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा, राइट ऑप्शन है। हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए बच्चों? जब एट्रोपिनाइजेशन करते हैं तो मोर देन 80 हार्ट रेट होनी चाहिए। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी मोर देन 80 होना चाहिए, राइट आंसर है। और ब्रोंको वेसिकुलर लंग साउंड उस पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है, तो क्या ये राइट ऑप्शन है या नहीं है? तो ये बिल्कुल करेक्ट चीज है कि ब्रोंको वेसिकुलर साउंड उस पेशेंट के अंदर होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे ये जो सवाल था आज का मॉर्निंग डोज कॉन्सेप्ट वाला जो सवाल था उसका राइट आंसर जो होगा ए, बी, सी, डी, ई और एफ, यानी एक भी गलत ऑप्शन मैंने नहीं डाला था सवाल के अंदर, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये सवाल था आज की क्लास का। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। अपनी मेहनत के ऊपर अपना अडिग रहिए, अपना टारगेट जो है उसको भूलिए मत, अपने माँ बाप को सपनों को मत भूलिए। आने वाला जो नोट सेट जो होगा उसमें फतह आपकी होगी, किसी न किसी एग्जाम में आपका 100% सिलेक्शन जरूर होगा। आपका ये डेडिकेशन बोल रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए टीएनसी नर्सिंग चैनल को। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत।